आज हम पढ़ने वाले हैं असहयोग आंदोलन। ये भारतीय इतिहास का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आंदोलन था। इसका महत्व तो बहुत ज़्यादा था क्योंकि इसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिला के रख दिया था। वो सोच में पड़ गए थे कि इसको क्या करें, कैसे बंद करें, कैसे इसको कंट्रोल में करें। अगर गांधी जी ने इसको खुद से बंद नहीं किया होता तो अंग्रेज़ों को यहाँ से भागना पड़ता। तो देखते हैं असहयोग आंदोलन क्या था। हम पढ़ रहे थे गांधी युग, जो कि 1915 से लेकर 1947 तक हमने बताया था। इसमें स्वतंत्रता आंदोलन भी हम इसी को लेके पढ़ेंगे। मतलब ये स्वतंत्रता आंदोलन का ही समय चल रहा था और ज़्यादातर जो गतिविधियाँ थी वो गांधी जी की थी। मतलब गांधी जी इसमें काफ़ी इन्वॉल्व थे, तो इस समय को गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है। तो देखते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, कारण जान लेते हैं पहले। ये थोड़ा सा 10 से 15 मिनट की क्लास हो सकती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जितनी भी चीज़ें हो सकती थी हमने यहाँ पे रख ली है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और ये क्लास 6 क्लास से लेके CBSE की 6 क्लास से लेके NCERT जो भी बुक CBSE रिकमेंड करता है, 6ठी क्लास से लेके 12वीं क्लास तक के सभी क्लासेस में ये क्वेश्चंस जरूर आते हैं। गांधी जी से क्वेश्चंस जरूर आते हैं। असहयोग आंदोलन जरूर आता है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और अगर एडवांस लेवल की बात करें तो जो भी जॉब या नौकरी के लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उन सब में भी गांधी की असहयोग आंदोलन से काफ़ी कुछ पूछा जाता है। गांधी मतलब पूरा गांधी से ही पूछा जाता है, बहुत सारी चीज़ें गांधी से पूछी जाती हैं। तो क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन के मेन किरदार रहे हैं गांधी जी, तो देखते हैं असहयोग आंदोलन। तो इसके कारण क्या थे? इसका कारण था प्रथम विश्व युद्ध से पहले दिए गए आकर्षक आश्वासन। भारतीय राष्ट्रीयवादियों को, कांग्रेस को, जो भी कांग्रेस इसका संचालन कर रही थी राष्ट्रवाद का, जिसके सूत्रधार गांधी जी भी थे, मेन किरदार, तो उन्होंने जो भी प्रथम विश्व युद्ध होने वाला था उससे पहले हमारे देशवासियों को काफ़ी आश्वासन दिए गए थे कि जैसे ही युद्ध खत्म होगा आप अभी हमको सपोर्ट कीजिए। युद्ध के टाइम में देशवासियों से कहा कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपको धीरे धीरे आज़ादी दे देंगे, ये बहुत सारी रियायतें दे देंगे, हम आपको कानून निर्माण की परिषद में बहुत सारी सीटें दे देंगे। तो इस तरह के आश्वासन दिए गए और अंग्रेज़ों ने कहा कि इस तरह से आप हमारा साथ दीजिए, अगर हम जीत गए तो आपके लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ें रहेंगी। तो इंडियंस ने, भारतीयों ने अंग्रेज़ों का काफ़ी साथ दिया, उस युद्ध के मोर्चे में बहुत अच्छे से लड़े। इस चीज़ से उनमें एक आत्मविश्वास भी आया कि हाँ, हम लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। दूसरा था युद्ध की समाप्ति पर आश्वासन की पूर्ण उपेक्षा। जब युद्ध समाप्त हो गया तो एक नए नए कानून थोप दिए गए, रॉलेट एक्ट ला दिया गया, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पहले से ही चल रहा था। तो इस तरह से कानून ला दिए गए इंडियंस पे और बहुत ज़्यादा अत्याचार किया गया। तो जो भी आश्वासन दिए गए उनकी पूर्ण अपेक्षा की गई थी, कोई भी रियायत नहीं दी गई इंडियंस में। सभी को कोशिश की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल में रखा जाए। राष्ट्रवादियों को जेलों में भर दिया गया। आगे क्या है? जन सामान्य में बेरोजगारी और भयंकर आर्थिक कठिनाई का, जन सामान्य को बेरोजगारी और भारी आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ा। मतलब जब बहुत सारी जनता जब हमारी दूसरे मोर्चे पर लड़ने चली जाएगी और सरकार का ध्यान हमारे देशवासियों पर नहीं रहेगा तो क्या होगा? यहाँ पे बेरोजगारी फैलेगी, आर्थिक कठिनाइयाँ फैलेंगी। आगे था युद्ध से देशवासियों में राष्ट्र प्रेम की भावना उत्पन्न होने लगी थी। जब वहाँ युद्ध हो रहा था, वहाँ से लड़के आए थे, तो यहाँ पर सैनिकों ने बताया कि हमने किस तरह से बहादुरी से वहाँ पर लड़ा और हम जीते। तो इससे एक भावना और प्रबल हो गई कि हम चाहें तो अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा सकते हैं, इनसे भी लड़ सकते हैं और हम जीत भी सकते हैं। तो उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना और ज़्यादा जागृत हो गई। आगे था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में क्या था कि मैंने पहले भी बताया, रॉलेट एक्ट बहुत ही बेकार कानून था इंडियंस के लिए। वो संदेह के आधार पर किसी को भी पकड़ के जेल में डाल सकते थे और बिना सुनवाई के अनिश्चित काल के लिए जेल में रख सकते थे, जो कि बहुत ही बेकार कानून था। मतलब पूरी आज़ादी ख़त्म कर दी थी इस रॉलेट एक्ट ने, जिसके प्रति जनता बहुत असंतोष, जनता के अंदर बहुत ज़्यादा असंतोष पैदा हो गया था कि ऐसा कानून कैसे हो सकता है हमारे ऊपर लागू। तो इसका भी एक रीज़न था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो भी सभाएं हो रही थी वहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हो गया। लोगों को, निहत्थे थे लोगों को जो सभा कर रहे थे शांतिपूर्ण ढंग से, वहाँ पे भीड़ पे जाके 10 मिनट तक लगातार गोलियां चला दी गई, हजारों लोग मारे गए।
तो इससे भी जनता के अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश भरा हुआ था। वो चाहती थी कि कुछ ऐसा आंदोलन हो जिससे कि इनको बाहर भगाया जाए, इनकी कमर तोड़ दी जाए। आगे था गांधी जी का अंग्रेजों की न्यायप्रियता से विश्वास रखना। अब इसको चालू करने का एक और रीजन था, गांधी जी को ये विश्वास होने लगा था कि ये लोग न्यायप्रिय नहीं है, मतलब जो ये अपनी बात कह रहे हैं उस पर टिके नहीं रह सकते, इनको बस सत्ता चाहिए और अपना व्यापार करना है और कुछ नहीं करना है। इस वजह से वो इसके लिए प्रेरित हुए कि हाँ, मुझे ये आंदोलन करना चाहिए। एक और चीज़, असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम क्या था। असहयोग आंदोलन में बहुत सारे कार्यक्रम हुए थे, जिसमें से मुख्य थे, असहयोग आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य सरकार से किसी भी प्रकार का सहयोग न करके शासन तंत्र को पंगु बना देना था। ये ऐसा आंदोलन था जो किसी भी तरह से सहयोग नहीं करना चाहता था सरकार की चीज़ों से, सरकार के कार्यों से, सरकार की सेवाओं से। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे किसी चीज़ को, किसी भी तरह का उपभोग नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो क्या होगा? सरकार किसके लिए कर रही है? लोगों के लिए कर रही है। लोगों से पैसा लेने के लिए बेच रही है सामान को। अगर वो आप नहीं जाओगे वहाँ पर, नहीं खरीदोगे, उनके स्कूलों में नहीं जाओगे, उसके न्यायालय में नहीं जाओगे, तो क्या होगा? सरकार बैठे बैठे क्या करेगी? ख़त्म हो जाएगी अपने आप। तो इसका सीधा सा उद्देश्य यही था कि उद्देश्य सरकार से किसी भी प्रकार का सहयोग न करके शासन तंत्र को पंगु बना देना था। और ऐसा बहुत हद तक हुआ भी। सरकार तिल मिला गई थी कि हो क्या रहा है, क्योंकि पूरा जन आक्रोश उनके विरुद्ध हो गया था। 1 अगस्त 1920 को आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ये घोषणा की कि 1 अगस्त 1920 को आंदोलन प्रारंभ करना है, और वो हो भी गया था। इस चीज़ को मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने खिलाफत आंदोलन पढ़ाया था इससे पहले, वो भी 1 अगस्त 1920 को आरंभ हुआ था। मतलब ये दोनों आंदोलन एक साथ आरंभ हुए। वो जल्दी ख़त्म हो गया क्योंकि खलीफा को दोबारा से गद्दी पे बैठा दिया उन्होंने। टर्की का जो खलीफा था दोबारा से गद्दी पे बैठा दिया और उसको कुछ रियायत दे दी गई, और मुसलमानों का जो आक्रोश था, जो भी गुस्सा था, वो शांत हो गया। तो वो जो आंदोलन था वो पहले ख़त्म हो गया। अब ये आंदोलन काफ़ी चला और बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर चला। अब देखते हैं आंदोलन का कार्यक्रम क्या था, इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें रखी गई जो कि ऐसा करना था कि इसको आंदोलन को सफल बनाया जा सके। सरकारी नौकरियों, अदालतों, स्कूलों का बहिष्कार करना, जो भी सरकारी नौकरी में थे उनका बहिष्कार करना, अदालतों का बहिष्कार करना, स्कूलों का बहिष्कार करना, जो भी सरकारी चीज़ें थी जहाँ पे सरकार डायरेक्ट इन्वॉल्व थी, उन चीज़ों का बहिष्कार कर देना था। मतलब उनका सपोर्ट नहीं करना था बिल्कुल भी। आगे है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। जो भी विदेशों से वस्तुएं आ रही थी, कौन ला सकता था? अंग्रेज ला सकते थे। ज़्यादातर वस्तुएं 99% अंग्रेज लेके आते थे। उन सभी वस्तुओं का बहिष्कार करना। चुनावों में भाग ना लेना। जो भी चुनाव हो रहे थे, सरकारी चुनाव, उनमें भाग ना लेना। अगर भाग नहीं लोगे तो आपस में कौन चुनेगा? कोई भी नहीं चुन सकता। करों का भुगतान न करना। जो भी टैक्स लगाए जा रहे थे उनका भुगतान करने से लोगों ने मना कर दिया। कहा कि हमको असहयोग करना है, हम किसी भी चीज़ में आपका सहयोग नहीं करेंगे, सरकार का सहयोग नहीं करना था। करों का भुगतान न करना। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना। इसमें कहा गया हम एक साथ होकर लड़ेंगे तो हमारी शक्ति ज़्यादा पावरफुल होगी, मतलब पावर ज़्यादा होगी हमारे अंदर, हम बहुत बहुत बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे। तो यहाँ पर इस कार्यक्रम के अंदर जो भी असहयोग आंदोलन था उसमें हिंदू मुस्लिम एकता पर भी बल दिया गया, काफ़ी बल दिया गया, क्योंकि खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ने बहुत ज़्यादा आश्वासन दिए थे कि आप साथ होकर लड़िए तो आप ज़्यादा पावरफुल रहेंगे। इसमें भी ऐसा ही किया गया। सूद काटना और खादी अपनाना। इसमें क्या था कि गांधी जी ने कहा कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कीजिए, आप देसी अपनाइए। इसमें सूद काटना, जो भी खादी ग्रामोद्योग का विकास करना, मतलब एक तरह से विदेशियों को छोड़ के अपने देशवासियों की जो भी वस्तुएं थी, जो भी हथकर का उद्योग थे, उन सभी को अपनाने की बात की गई। गांधी जी खुद से बनाई हुई धोती को पहनते थे, खुद ही चरखा से काटते थे, धोती बनवाते थे और खुद भी उसी को पहनते थे। विदेशी वस्तुओं को नहीं पहनते थे, विदेशी कपड़ों को नहीं पहनते थे। आपने देखा है कि गांधी जी ज़्यादातर एक ही धोती में रहते थे। यही रीज़न था कि वो विदेशियों को पसंद नहीं करते थे, मतलब विदेशी वस्तुओं को पसंद नहीं करते थे। वो देशवासियों को ज़्यादा पसंद करते थे, देशी वस्तुओं को ज़्यादा पसंद करते थे। आगे है आंदोलन की प्रगति। आंदोलन की प्रगति किस तरह से हुई, क्या क्या हुआ, इसमें देख लेते हैं। इस आंदोलन का प्रारंभ गांधी जी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि परित्याग करके किया। जो सरकार द्वारा उनको केसरे हिंद की उपाधि जो दी गई थी, उसका उनको परित्याग कर दिया, उनको वापस दे दिया कि मैं ये आंदोलन स्टार्ट करने वाला हूँ, मुझे ये आपकी पदवी नहीं चाहिए।
आगे था न्यायालयों का बहिष्कार किया गया। इसके अंदर न्यायालय में जो भी बड़े बड़े वकील थे, जैसे राजेंद्र प्रसाद, अशफाक उल्ला खान और सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इन सभी जो बड़े बड़े वकील थे उन सभी ने न्यायालयों का बहिष्कार किया, न्यायालय जाना बंद कर दिया। इनसे काफ़ी लोग प्रेरित हुए, जो दूसरे वकील थे उन्होंने भी जाना बंद कर दिया। मतलब ये कह सकते हैं कि पूरे सरकार को पंगु बना के रख दिया, मतलब बिल्कुल घुटनों पे चलने के लिए मजबूर कर दिया। अब इसमें कौन क्या कह सकता है? ज़बरदस्ती थोड़ी कर सकता है कि कोई नहीं, अदालत जाइए, स्कूल जाइए, आप कपड़े खरीदिए, ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा अस्त्र था, बहुत बड़ा पावरफुल अस्त्र था, मतलब काफ़ी हथियार था ये गांधी जी का असहयोग। आगे देख लेते हैं। वकीलों ने वकालत करना बंद कर दिया था। वकील थे, मैंने बताया। विद्यार्थियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया था। जो भी सरकारी स्कूल में विद्यार्थी पढ़ते थे वो उन्होंने विद्यालय में जाना छोड़ दिया था। आगे है, इसी समय काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, अलीगढ़ मुस्लिम विद्यापीठ की स्थापना की गई। इसी तरह इन विद्यापीठों की स्थापना की और लोग इनमें जाने लगे और इनका रुतबा बढ़ने लगा। खादी राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बन गई। ज़्यादातर लोग जो राष्ट्रवादी नेता थे और जो जनमानस था, गांव-गांव तक ये आंदोलन फैल गया था, उन सभी ने खादी अपनाने पे जोर दिया। खादी अपनाइए, अपने देश को आगे बढ़ाइए। आगे था, तिलक स्वराज कोष में मात्र 6 महीने में इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए एक राजकोष कोष बनाया गया था, तिलक स्वराज कोष। इसमें 6 महीने के अंदर 1 करोड़ रुपए जमा हो चुके थे। लोग इतना ज़्यादा आगे बढ़ गए थे अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। और क्या था, 1921 में आए प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार किया गया। 1921 में ब्रिटेन के राजकुमार आए थे, प्रिंस ऑफ वेल्स, उनका भी बहिष्कार किया गया आंदोलनकारियों द्वारा। आगे देखते हैं, ये सब चीज़ें घटनाक्रम होने के बाद, प्रगति होने के बाद, आंदोलन का जन आंदोलन बनना। आंदोलन जो है, जन आंदोलन कैसे बना? आंदोलन का जन आंदोलन बना। लगभग पूरे देश में सभी वर्गों ने इस आंदोलन का समर्थन किया। कर नहीं देना व बहिष्कार करना इस आंदोलन का मुख्य कार्यक्रम था। लगभग हर वर्ग ने इस आंदोलन का समर्थन किया। गांव से लेकर शहरों तक हर जगह इस आंदोलन को सपोर्ट किया गया। इसमें टैक्स ना देना, गांधी जी ने कहा टैक्स मत दीजिए। गांधी जी ने कहा विदेशी कपड़ों की होली जला दी गई। गांधी जी ने कहा कि सूत काटिए, हथकरघा उद्योग का इस्तेमाल कीजिए। वो सभी चीज़ें की गई जो गांधी जी ने कहा। आगे देखते हैं, आंदोलन का स्थगन। लगभग सभी राष्ट्रवादियों को बंदी बना लिया गया। इसमें क्या किया गया, जो जितने भी राष्ट्रवादी थे, क्रांतिकारी थे, उन सभी को हजारों की संख्या में सभी को बंदी बना लिया गया और जेलों में डाल दिया गया, ताकि आंदोलन को कुचला जा सके, रोका जा सके। क्योंकि पहले से ही ऐसे एक्ट चल रहे थे जिसकी वजह से सरकार के पास बहुत ज़्यादा पावर थी। रॉलेट एक्ट था, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट था, बहुत सारे एक्ट थे जो कि आंदोलन को कुचलने के लिए ही बनाए गए थे। और क्या था इसमें, आंदोलन का स्थगन एक तो इनकी वजह से हुआ कि राष्ट्रवादियों को अंदर कर दिया। अब चलाए कौन, गतिविधियों को आगे ले जाए कौन? इसके बाद क्या हुआ, चौरी चौरा कांड हो गया। चौरी चौरा कांड में क्या हुआ था कि 3,000 के आसपास किसान शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकाल रहे थे, अपना आंदोलन कर रहे थे, सभाएं कर रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे। तो क्या हुआ इसमें, वहाँ पर जो पुलिस वाले थे, जो भी पुलिस में थे, उन्होंने क्या किया, उन भीड़ पे गोली चलाना स्टार्ट कर दिया और बहुत सारे लोग मर गए। तो उस भीड़ को गुस्सा आया और उनमें से कम 21 लोगों को, जो भी सिपाही थे, 21 लोगों को और एक अधिकारी को उन्होंने थाने में बंद करके आग लगा दी और उन सभी को मार डाला। इससे क्या हुआ, लोगों में जनाक्रोश फैल गया। जनाक्रोश लोगों में नहीं फैला बल्कि सरकार के अंदर फैल गया और गांधी जी को पता चला कि ऐसी घटना हुई है। तो गांधी जी इस घटना से काफ़ी दुखी हुए और उन्होंने क्या किया कि आनन फानन में इस आंदोलन को बंद कर दिया। बंद कब किया, स्थगन। चौरी चौरा की घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को, गांधी जी को पता चला, स्थगन किया गया। 12 फरवरी 1922 को, 7 दिन बाद ही इस आंदोलन को बंद कर दिया गया। गांधी जी को ही बंदी बना लिया गया। इस अवसर का लाभ उठाया उन्होंने, अंग्रेजों ने। और इसके बाद गांधी जी को भी 10 मार्च 1922 को बंदी बना लिया गया। और एक तरह से देखा जाए कि आंदोलन को पूरी तरह से रोक दिया,
ख़त्म सा ही कर दिया। इसके बाद देखते हैं कि इतना बड़ा आंदोलन गांधी जी ने मतलब स्थगन कर दिया, तो सीधी सी बात है, सबको मानना पड़ेगा इसको। बहुत बड़ा आंदोलन था, जनाक्रोश काफ़ी था और काफ़ी लोग उत्साहित भी थे कि हाँ इस लेवल पे हम लड़ भी सकते हैं, ऐसा काम भी कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ, महत्व और प्रतिक्रियाएं जान लेते हैं। इसका महत्व ये था कि इसने इतने बड़े लेवल पे आज तक कोई आक्रोश नहीं फैला था, इस तरह का आंदोलन नहीं हुआ था। इससे हमारे देशवासियों को पता चल गया था कि हम क्या कर सकते हैं। अंग्रेज़ों की हम ईंट से ईंट बजा सकते हैं, इनको जब चाहे भगा सकते हैं, इनको हम घुटनों पर ला सकते हैं। इस आंदोलन से उनको पता चल गया था। अब प्रतिक्रियाएं क्या आई, ये तो था महत्व। अब प्रतिक्रिया क्या थी, गांधी जी द्वारा जब इस आंदोलन को इतना बढ़िया तरह से चल रहा था, इतना पीक पर था, तो एक छोटी सी घटना की वजह से बंद क्यों कर दिया गया, इसको रोक क्यों दिया गया। ये चीज़ें लोगों को बहुत ज़्यादा दुखदायी लगी कि गांधी जी ने ऐसा क्यों किया। इसमें थे सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू ने इसका कड़ा विरोध किया कि गांधी जी को ये आंदोलन नहीं रोकना था। जब वो हमारे ऊपर गोली बरसा रहे तो हमने कुछ लोगों को मार दिया तो क्या हो गया। तो इस चीज़ के लिए गांधी जी के काफ़ी लोग विरोधी हो गए और देखा कि इतना बेहतर तरीके से अगर कोई चीज़ चल रही है और उसको बिना जानबूझे और बिना सलाह मशवरा करे अपनी मर्जी से रोक देना, ये कहाँ की समझदारी है। इसमें कांग्रेस में काफ़ी फूट पड़ गई, क्योंकि इस लेवल पे अगर आंदोलन हो रहा है तो उसको अपनी मर्जी से बंद कर देना, कभी भी किसी भी चीज़ को चालू कर देना, ये लोगों के गले नहीं उतर रहा था। तो ये देखा जाए गांधी जी की बहुत बड़ी भूल साबित हुई थी। हाँ, हमारा अगर ये चलता आगे थी, अगर ये आगे तक चलता तो हो सकता है हमारा देश बहुत जल्दी आज़ाद हो जाता। तो हम देख सकते हैं कि ये विफल ही रहा, लेकिन इसने बहुत सारी हम देख सकते हैं कि बहुत सारी इसने हमको ये बताया कि हम किस लेवल पर लड़ सकते हैं और किस लेवल पर सरकार को रोक सकते हैं या यहाँ से भगा सकते हैं। तो ये था हमारा असहयोग आंदोलन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर क्लास के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए, हर कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए, हर स्कूल के एग्ज़ाम्स के लिए। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझना है। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं और इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इसको बहुत अच्छे से याद करना है। मिलते हैं अगले टॉपिक में।